इसमें श्रीमती लीला बघेल ने आरटीआई एप्लीकेशन दायर की थी 13/12/2021 को और थाना प्रभारी ने इसमें रिप्लाई फाइल किया था 17/12/2021 को। एफआईआर की कॉपी मांगी गई थी, एफआईआर की कॉपी देने से मना कर दिया था। आयोग ने इसमें सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत जांच संस्थित की, क्योंकि थाना प्रभारी द्वारा यह कथन किया गया था कि सेक्शन 81H और 81J इसमें बाधित हो रहा है, इसीलिए ये दस्तावेज नहीं दिए जा सकते हैं। और आयोग ने जांच करते हुए इसमें स्पष्टीकरण मांगा था। हमारे सामने स्पष्टीकरण आ गया है। कुल 6 एफआईआर थी थाने में उस दिन की, जिसको संख्या बताते हुए इन 6 एफआईआर की जानकारी देने से मना कर दिया था। इसमें सबसे पहले एक एफआईआर है जो कि पॉस्को से रिलेटेड है और ये एफआईआर आयोग के समक्ष ये स्पष्ट है कि जेजे एक्ट के तहत, जिसमें बच्चों की जानकारी नहीं दी जा सकती है, बच्चों के इस तरह के अपराध जो सेंसिटिव मैटर जो होते हैं, सेंसिटिव किस्म की जानकारी होती है, वो सामने लीक नहीं की जा सकती है और इस तरह के सेक्सुअल ऑफेंस के केसेस में भी जानकारी नहीं दी जाती है। तो यहाँ पर जो पीआईओ का जो आर्गुमेंट है वो सही है। उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को एफआईआर कॉपी देने से मना किया है। सेकंड नंबर एफआईआर है, इसमें एफआईआर का नंबर है 551। अमित जी, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, क्योंकि आपकी आवाज काफी कम आ रही है। सर आ रही है सर, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है। 551 में मोटर व्हीकल का एक केस था। इसमें आपने 17/10/21 में इसमें चार्जशीट भी दायर हो गई है, ठीक है? जी सर। इसमें इम्पीडमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैसे हो गया? जब इन्होंने आरटीआई लगाई है 13/12/2021 को और 17/10/2021 को आप चार्जशीट फाइल कर चुके हैं, तो आप जरा बताएंगे इसमें इम्पीडमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैसे हो सकता है? इसमें तो कोई मैटर, यहां पर आयोग के समक्ष ये स्पष्ट है कि इसमें इम्पीडमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं है। सेकंड केस जी बताएं। श्रीमान का कहना सही है सर, इसमें इम्पीडमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, क्योंकि अपीलार्थी द्वारा कुल 6 प्रकरण मांगे गए थे सर। पूरे 6 एफआईआर मांगी गई थी। उन्होंने आंशिक रूप से, हमने बातचीत हुई थी, वो भौतिक रूप से भी आए थे सर। उन्होंने हमें बताया भी था कि ये जो जानकारी है सिटीजन पोर्टल में भी उपलब्ध रहती है सर, जो पुलिस मुख्यालय द्वारा बनाया गया है। हाँ, ये जानकारी तो पोर्टल में उपलब्ध रहती है। जी सर। जी हाँ, लेकिन इसका कोई लिखित में आपने पूरी एफआईआर, लेकिन आपने लिखित में कोई सूचना नहीं दी ना उनको? जी सर। ठीक है। दूसरा इनका स्वयं का केस है सर 552। 552 इसमें आप मुझे बताइए इम्पीडमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैसे हुआ? इसमें जब आवेदक द्वारा चाही गई थी सूचना सर, जी लीला बघेले ने चाही थी, ये स्वयं उनके रिश्तेदार है सर, जो प्रकरण में आरोपी है महेश सर। ठीक है, एफआईआर आरोपी हैं, तो इसमें आरोपी आपको तो मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है 2016 का, यूथ बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे में ये जानकारी वेबसाइट पे, ये सेंसिटिव किस्म की जानकारी नहीं है, सेंसिटिव किस्म की जानकारी को ही सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है वेबसाइट पे डालने से। इसके अलावा एक्यूज के पास तो राइट है कि वो नहीं रहती है सर। जी, ये वाली जो ये भी महिला संबंधी है, क्योंकि सर इसको भी हमने सिटीजन पोर्टल में उपलब्ध नहीं कराई। अच्छा, सिटीजन पोर्टल में आप ये उपलब्ध नहीं कराते हैं, ठीक है। ये सिटीजन पोर्टल पर आपने इसको सेंसिटिव की कैटेगरी में रखा हुआ है, महिला संबंधी आरोप के ये अपराध के तहत, ठीक है। लेकिन ये एक्यूज अगर ये चाहे, ये एफआईआर की कॉपी जो है वो 24 घंटे के अंदर आपके पास अगर एप्लीकेशन करेंगे, कोर्ट फी देंगे, तो आप थाने में भी अवेलेबल करवाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। दूसरा, सेंसिटिव किस्म के मैटर में अगर आप इसको सेंसिटिव मांग रहे हैं तो 3 मेंबर की सदस्य कमेटी होती है, जो कि एसपी जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। वो वो फिर 3 दिन के अंदर इसमें ऑर्डर देंगे और ये कॉपी जो है कोर्ट से भी 3 दिन और मैक्सिमम 2 दिन, अगर सेंसिटिव मैटर है तो 3 दिन के अंदर वो कॉपी मिलेगी, और अगर नॉर्मल मैटर है
तो 2 दिन के अंदर एक्यूज को वो कॉपी दी जाएगी, और शैल लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं दिया है कि कोई ऑप्शन है इसमें। तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन तो बहुत ही स्पष्ट है इसमें। और आप ऐसा बताइए मुझे, इंपीडमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहां से आ गया? वो तो समझ में आ रहा है कि ठीक है, चलिए आप मुझे एफआईआर बताइए ना, एफआईआर में इंपीडमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहां से आ जाएगा? सर एफआईआर में चूंकि साक्ष्यों के भी नहीं, ऐसा क्या कथन था? एफआईआर की कॉपी अभी आपके सामने है, आप मुझे एफआईआर की कॉपी से बताएंगे कि एफआईआर की कॉपी से ऐसा क्या उसमें सेंसिटिव कंटेंट आप देख रहे हैं जिससे मालूम पड़ जाएगा कि इसमें इंपीडमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा? जैसे मान लीजिए कि एफआईआर में ये लिखा हुआ है कि ये जो जिनके खिलाफ है आरोपी, और आरोपी का परिवार उसको मारता पीटता था, तो क्या इससे इंपीडमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा? सर इनमें क्योंकि सर इसमें पूरी एफआईआर उसमें आपको एफआईआर में ये दिया है कि उसका महिला का गर्भ गिर गया, वो ऑलरेडी मेडिकल रिकॉर्ड पर है वो चीजें, उसमें इंपीडमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैसे हो जाएगा? देखिए, सेक्शन 81H का ये मतलब नहीं कि आप इंपीडमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नाम पर इसको किसी भी जानकारी को डिनाई करेंगे। ठीक है, आपका ये अधिकार है कि आप एज अ आईओ उस केस में आपको लगता है कि इसमें इंपीडमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, लेकिन जब ये मैटर फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी या एसपी के पास पहुंचा है, तब तक तो चार्जशीट दायर हो चुकी थी। 23/12/2021 को इसमें चार्जशीट दायर हो गई थी, और फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी का ऑर्डर कब का है? 17/1/2021 का ऑर्डर है। 17/1/2021 एक महीने बाद एसपी डिनाई कर रहे हैं, कह रहे हैं इंपीडमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। 207 में तो वैसे ही ऑलरेडी कोर्ट में आपको ये चार्जशीट की कॉपी इनको मिल गई होगी, तो इंपीडमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैसे हो जाएगा? फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी का ऑर्डर ही गलत है इसमें तो। और इसके अलावा जो बाकी केसेस हैं, एक गैमलिंग का केस है, एफआईआर नंबर 553 गैमलिंग का है, एफआईआर नंबर 554 गैमलिंग का है, एफआईआर नंबर 555 ये किससे रिलेटेड है? ये भी गैमलिंग है, नकबजनी का है। ठीक है, इसमें किसी में भी इंपीडमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें चार्जशीट ऑलरेडी दायर हो चुकी थी। जी सर। तो इसमें ये 5 केसेस में आप, इन 5 केसेस में एफआईआर की कॉपी आप इनको अवेलेबल करवाएंगे, आयोग इसमें आदेशित कर रहा है। दूसरा, आपको हम शो कॉज नोटिस दे रहे हैं 25,000 रुपए के जुर्माने का। आप उसमें अपना एक्सप्लेन करेंगे कि ये सेक्शन 81H जिसको आपने यहाँ कोट किया है 4 मामलों में, तो एफआईआर के 4 मामलों में तो ये स्पष्ट है कि सेक्शन 81H लगता ही नहीं है, क्योंकि इंपीडमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन का सवाल ही नहीं उठता। चार्जशीट दायर हो चुकी थी आरटीआई दायर करते समय, उससे पहले ही चार्जशीट दायर हो चुकी थी, तो उसमें हाँ, इसमें आपको एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि ये गलत है, ये ऐसे आप। और दूसरा, आपको सुप्रीम कोर्ट, आप आरटीआई एक्ट को नहीं मान रहे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मानिए। 2016 का जजमेंट बहुत ही क्लैरिटी के साथ है। और एक और चीज आपको ये भी देखनी होगी, यूनिफॉर्मिटी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ, आप उसको देखिए। क्या आप कई थानों में जानकारी दी जा रही है, इवन दहेज प्रताड़ना के केसेस में आधे घंटे के अंदर किसी भी थाने, किसी भी आप जाइए, किसी भी कोर्ट में जाकर के आधे घंटे के अंदर वहां पर एफआईआर की कॉपी आपको मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसमें। ये आप लोगों ने उसको सेंसिटिव बना के रखा हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने केस आए थे तो आपको क्या लग रहा था? सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं मालूम था कि सेंसिटिव मैटर में ये दहेज प्रताड़ना का केस भी आता है? उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है सेक्सुअल ऑफेंस, उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है टेररिज्म का केस, उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है पॉस्को का केस। और बाकी ठीक है, आप एज ए आईओ आपका अधिकार क्षेत्र है, क्योंकि हो सकता है कि कई मैटर में, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हर मैटर में एक जैसा ही होगा, कई मैटर में हो सकता है कि इंपीडमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। कई ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है जिसके लीक होने पर कोई आरोपी उसका फायदा उठा सकता है, लेकिन आरोपी के पास भी एक राइट है। आप आरटीआई एक्ट को देखिए, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है 2016 का, उसमें भी स्पष्ट है कि जो संविधान का अनुच्छेद है 19,
19(1)(a और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये बहुत ही स्पष्ट है। और यही दोनों धाराएं जो हैं, ये दोनों जो आर्टिकल हैं, अनुच्छेद जो हैं, वो आरटीआई एक्ट में भी निहित हैं। और आप आरटीआई एक्ट में देखिए, आरटीआई एक्ट में सेक्शन 7(1) में 48 आवर्स में लाइफ एंड लिबर्टी की बात कही हुई है। 48 आवर्स में इस तरह की जानकारी दी जाएगी। इसमें जो एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट से हम यहाँ पर ये सवाल पूछेंगे, आपके पास ऑल्टरनेट रेमेडी थी, आप कोर्ट में अगर आपका इम्पीडमेंट, आपको लग रहा था कि इसमें आपको आपका राइट टू लिबर्टी आपका खतरे में है और इस तरह के सवाल थे आपके सामने, तो आपने कोर्ट से कॉपी क्यों नहीं ली? सर मेरा बोलना ये है सर कि कोर्ट में जब हमारे खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, हमारी बहन लीला बघेल ने आवेदन लगाया था, हमें एफआईआर में क्या तथ्य लिखे हुए इसकी जानकारी नहीं मिली थी सर। नहीं, एफआईआर में क्यों नहीं मिलेगी? आपने क्या एफआईआर कॉपी के लिए अप्लाई नहीं किया था कोर्ट में? नहीं सर, हमने अप्लाई नहीं किया। हमने आरटीआई के तहत जैसे हमने नहीं, तो ये देखिए, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में यहाँ पर आपको ये भी देखना होगा। ठीक है, हम इसको, इस मैटर को, क्योंकि ये एक अलग किस्म का मैटर है, हम इसको डील करेंगे, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को देखिए 2016 को। 2016 के ऑर्डर में स्पष्ट तौर से कोर्ट ने ये लिखा है कि आप इस कॉपी को आपको कोर्ट फी दे करके, सुप्रीम कोर्ट को भी आइडिया था कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, लेकिन कोर्ट ने अपने ऑर्डर में स्पष्ट तौर से ये लिखा है कि आप कोर्ट फीस दे करके कोर्ट से प्राप्त करेंगे और साथ में कोर्ट फीस पुलिस थाने में दे करके या तो एसपी से लेंगे ये इंफॉर्मेशन। तो आपके पास ऑल्टरनेट रेमेडी थी, आपने उसको एग्जॉस्ट नहीं किया, आपने उसको उपयोगी नहीं किया उसका। अगर इतना राइट टू लिबर्टी का सवाल था तो आप वो उसका यूज कर सकते थे। सर कर सकते थे, लेकिन इसकी जानकारी हमें नहीं थी सर। हमें आरटीआई एक्ट पर बिलीव था कि अगर कोई कॉन्फिडेंशियल भी अगर कोई एफआईआर है तो उसको धारा 10 का प्रयोग करके, धारा 10 को अमल में लेते हुए हमको वो सॉर्ट करके देना चाहिए था सर। बात आती है साहब कि नहीं, बात ऐसी नहीं है। बात देखिए, ऐसा है कि कई पुलिस के मैटर में खासतौर से हमें ये देखना होगा, ऐसा नहीं होता कि कई बार वो सेंसिटिव इसमें भी डील करते रहते हैं। आपको ये भी मालूम है कि कई ऐसी इंफॉर्मेशन भी आती है जहां पर इम्पीडमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, उनके कई केसेस में होता है। तो उसमें हम ये नहीं मान रहे हैं कि आपको नहीं मिलना चाहिए, हम ये कह रहे हैं कि मिलना चाहिए था, लेकिन आपके पास ऑल्टरनेट रेमेडी थी, आपने उसको एग्जॉस्ट नहीं किया, आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया। हाँ सर, उसकी जानकारी नहीं थी इसलिए यूटिलाइज नहीं कर पाए हम, लेकिन आरटीआई पर हमें बिलीव था इसलिए हमने सर आवेदन किया था हमारी सिस्टर ने। नहीं, लेकिन आपने एक और चीज थी, एक्चुअली क्या था, दूसरा एक और मामला था, आपने रैंडम एक एप्लीकेशन लगाई है जिसमें आपने जितनी एफआईआर है सब मांग रहे हैं। जी सर। मेरा ये कहना है कि अगर आपका एक पर्टिकुलर केस में आपका इंटरेस्ट था, आप उस केस की इंफॉर्मेशन मांग लेते ना। सर अभियोजन में अड़चन का सवाल कैसे है कि जिस मामले की बात कर रहे हैं 550 की, जिसके हाईकोर्ट से उनको एंटीसिपेटरी मिला हुआ है उस एक्यूज को, तो वो तो सर पब्लिश हो गया उस समय, तो उसी एफआईआर होने के 25 किसमें? उसी में सर जो 550 की बात कह रहे हैं, ये सेक्सुअल हरासमेंट वाला जो केस है उसके हाईकोर्ट से एंटीसिपेटरी मिली है उस एक्यूज को 27 अक्टूबर को ही, 25 दिन बाद एफआईआर दर्ज। नहीं, ये तो उसमें कहाँ कॉन्फिडेंशियल रहा सर? नहीं, उसमें दूसरा मैटर है। बात कॉन्फिडेंशियल इसमें कॉन्फिडेंशियल इस तरह से होता है, वो एक्यूज गए, उनको वो अरेस्ट हो रहे होंगे, वो उसमें गए, उनको अधिकार है, वो ले सकते हैं इंफॉर्मेशन अपनी, लेकिन आपको अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन आती है, इसमें हमें इनका जो ऑब्जेक्शन है वो भी देखना होगा, और इनका ऑब्जेक्शन बहुत ही स्पष्ट है। इनका ऑब्जेक्शन ये है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 228 में स्पष्ट है कि अगर उसको उजागर करना, पीड़िता का नाम पहचान उजागर करना, वो भी गलत है, और दूसरा उनके पिता ने इनका नाम सार्वजनिक ना करने के लिए कहा भी था, और तीसरा इसमें आपका कोई लोकल स्टैंड ही नहीं है क्योंकि आप खुद उसमें एक्यूज नहीं है। अगर आप एक्यूज होते तो आप ले सकते थे। पर इन्होंने साहब धारा 11 का प्रयोग नहीं किया सर, और ये पब्लिश जो हो रहा है सर, कोई किडनैप हो रहा है, किसी के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, पेपर में आ रहा है सर, तो इसमें कहाँ कॉन्फिडेंशियल बात रही सर, जहाँ तक मेरे समझ से परे, लेकिन जैसा आयोग चाहे सर। नहीं, लेकिन उसमें अगर कोई, मेरा कहना है कि देखिए इसमें आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को देखिए, उन्होंने अगर पहचान छिपाने की नियत से की है तो उसमें इंटेंशन को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। जहां इंटेंशन गलत है वहां सामने साफ दिख रहा है, जहां इंटेंशन गलत है वो बाकी 4 केसेस हैं जहां इंटेंशन गलत है। इस एक मैटर को छोड़ करके हाँ सर, एक बात बोलना चाहता हूँ, आयोग 2 अक्टूबर को सुना सर इस हियरिंग को, 0770 को,
उस समय भी इनका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है इसका मतलब सर, जबकि वो हो चुका है साहब। आयोग को भी गुमराह कर रहे हैं सर 2 अक्टूबर को, चलो पहले नहीं दिया, इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, अभी उसका चालान पेश हो गया सर कोर्ट के अंदर, और कुछ भी नहीं बचा है साहब। नहीं, चालान तो आपके केस में चालान पेश हो चुका है, बाकी 4 केसेस में चालान पेश हो चुका है। नहीं सर, आयोग के हियरिंग के स्थिति में तो हो गया ना सर 2 अक्टूबर के पहले, अभी जो बिफोर 15 डेज क्या चीज? चालान कंप्लीट हो गया सर, पुलिस की कार्रवाई खत्म हो चुकी है सर, उसके बावजूद भी इसको कॉन्फिडेंशियल कहा जा रहा है साहब। इस बात ये तो कॉन्फिडेंशियल ही रहेगा ना ये वाला केस तो भाई। ये इसमें अगर इनकी किसी उसके पिता ने भी वहां पे नाम सार्वजनिक, पहचान सार्वजनिक नहीं करने का अनुरोध किया हुआ है तो वो उसके तहत किया गया। दूसरा, इसमें देखिए, इसमें हमारे यहाँ आयोग को यहाँ ये भी देखना है कि प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ एक्ट क्या है, लॉ क्या है। यहाँ पर हमें ये भी मालूम है कि आप इस केस से कोई कनेक्टेड नहीं है, आपका कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है, कोई लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट यहाँ पर स्पष्ट नहीं है, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट ऑलरेडी आपके खिलाफ जो है एक एफआईआर दर्ज है थाने में और आप दूसरे केसेस निकाल रहे हैं। तो हमें इसमें बैकग्राउंड भी देखना होगा। अगर आप देखिए, अगर आप कोई एडवोकेट होते, आप कोई अगर मान लीजिए कोई ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होते और उसके तहत आपको ये जानकारी जरूरी होती तो आयोग उस पर विचार कर सकता था। आपका लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट उसमें दिख रहा होता तो हम इस पर विचार करते कि ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, तो हम सेक्शन 10 को भी उसमें यूज करते और आपको इन्फॉर्मेशन देते। पॉस्को के केसेस में भी आपकी जानकारी के लिए, दिल्ली का मैटर है, दिल्ली के मैटर में पॉस्को केस में जानकारी दी गई है जो कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को दी गई थी, क्योंकि उनको ये देखना था कि जो बच्चे छुड़ाए गए थे, जो बच्चे पकड़े गए थे, उनका रिहेबिलिटेशन कहाँ हो रहा है, कैसा हो रहा है। लेकिन वो एक लेजिटिमेट व्यक्ति को दिया गया जो कि उसकी अधिकारिता रखता था, जिसका बैकग्राउंड था। आपके केस में तो ऑलरेडी आपका एक ग्रीवांस चल रहा है पुलिस के साथ। हमें यह भी मालूम है कि भाई पुलिस के साथ आप पुलिस की कार्यप्रणाली से खुश नहीं है, आपने वहां पे कई आरटीआई लगा के रखी है, तो वो आपका अधिकार है, लेकिन उसका बैकग्राउंड भी तो देखना होगा। लेकिन सर अंत में यही बोलूंगा सर कि ये जो 550 है इसको छोड़ करके तो मुझे जानकारी मिल जाना चाहिए। हाँ तो ठीक है, उसी के लिए तो हम इनको 25,000 रुपए का नोटिस दे रहे हैं और एक्सप्लेनेशन इनसे सीख कर रहे हैं। एप्लीकेशन ये एक्सप्लेनेशन देंगे अपना, उसके बाद आयोग उस पर विचार करेगा। जी जी, क्योंकि इसमें साफ स्पष्ट है, जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी स्पष्ट है कि एफआईआर की कॉपी जो है एक एक्यूज को प्राप्त करने का वो हकदार है। यहाँ इनके खुद के मैटर में आपने इसमें अमित जी थाना प्रभारी आपने अपने इसमें एफआईआर की कॉपी भी इनक्लोज नहीं की ना। हमने आपसे बोला था 81H में, आप सिर्फ आपके कहने से नहीं होगा ना कि विवेचना हमारी इसमें एफआईआर में ऐसा क्या लिख दिया था, कौन सा कोई एक बिंदु बता देंगे आपकी एफआईआर में ऐसा क्या जिक्र था जिससे यहां पर 81H लागू हो जाता। आप एक बिंदु बता दीजिए। चलिए सर, एफआईआर में सर साक्ष्यों के नाम भी लिखे रहते हैं सर। ठीक है, साक्ष्यों के नाम क्या थे, जो कि बताइए मुझे, ये कैसे इन्फ्लुएंस कर लेते हैं उन साक्ष्यों को? इनके खुद के साक्ष्य थे, आप बताइए ना मुझे, कोई भी एक साक्ष्य का नाम बता दीजिए उसमें साक्ष्यों में से। भाई ये कहने से नहीं होगा ना। अब अगर वो अपने साक्ष्य में, अपने ये डाउरी का मैटर है, वो अपने साक्ष्य में अपने ही परिवार के सदस्यों का नाम ले रहे हैं, उसको कोई कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है? भाई जाहिर सी बात है कि सामने आपके सामने 2 पार्टीज हैं, एक एक्यूज है और एक जो है कंप्लेनेंट है। तो कंप्लेनेंट को आप मान के चलते हैं कि कंप्लेनेंट को जो है सामने एक्यूज जो है प्रभावित कर जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और दूसरा, फिर आपको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये 2016 में ही साफ कर दिया था कि एफआईआर कॉपी आपको इसको दी जाती है, सेंसिटिव मैटर में 3 सदस्यीय कमेटी बना करके किया जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा था तो मैटर आप एस्केलेट करते उसको ऊपर। लेकिन आपके यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट के एसपी हैं, उन्होंने भी इसमें फर्स्ट अपील का निराकरण गलत किया। एफआईआर की कॉपी गलत ढंग से इसको डिनाई की गई है, क्योंकि चार्जशीट ऑलरेडी दायर हो चुकी थी तब तक, उसको डिनाई करने का कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, इसमें आयोग इसमें नोटिस इसमें इशू कर रहा है, शो कॉज नोटिस इशू कर रहा है। आप इसमें अपना पक्ष जो है यहाँ पर आयोग को लिखित में अपना पक्ष यहाँ स्पष्ट करेंगे। ठीक है, इस प्रकरण में हम सुनवाई यहाँ पे स्थगित कर रहे हैं और बाद में आगे इसमें ऑर्डर के साथ अगली डेट्स की सूचना आपको दी जाएगी।
ठीक है।